Let us take a quick one shot recap on a thermometry, calorimetry, and thermal expansion. To begin with, we are starting with a temperature scale और 3 टेम्परेचर स्केल आपको ध्यान में रखने हैं जिनके नाम है केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। ये तीनों स्केल्स में कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको ध्यान रखने हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज अ जीरो केल्विन, इज अ -273 डिग्री सेल्सियस, इज अ -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। Ice point is the point where the water gets converted into ice, where water freezes, and that is a 273 Kelvin, which is a 0 degree Celsius, which is a 32 degree Fahrenheit। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टीम पॉइंट इज अ पॉइंट वेर अ वाटर गेट्स कन्वर्टेड इन अ वाटर वेपर, वेर द वाटर बॉइल्स, विच इज अ 373, which is a 373 Kelvin, which is 100 degrees Celsius, and which is a 212 डिग्री Fahrenheit। केल्विन स्केल में स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में डिफरेंस 100 केल्विन का है। डिग्री सेल्सियस स्केल में भी डिफरेंस 100 का है। फ़ारेनहाइट स्केल में डिफरेंस 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। ये तीनों स्केल को हम ऐसे रिलेट करेंगे। एलएफपी का मतलब है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यूएफपी का मतलब है अपर फिक्स्ड पॉइंट। जहां पर वाटर फ्रीज होता है उसको एलएफपी कहा जाता है, जहां पर वाटर बॉईल होता है उसको यूएफपी कहा जाता है। और ये टेम्परेचर अभी अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखे। और एक आइडेंटिटी है जो कोई भी टेम्परेचर स्केल के लिए वैलिड है, एंड दैट आइडेंटिटी इज टेम्परेचर इन एनी स्केल माइनस एल एफ पी अपॉन यू एफ पी माइनस एल एफ पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए वो इक्वेशन बनता है T/100। केल्विन स्केल के लिए इक्वेशन बनता है T-273/100। और डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए इक्वेशन बनता है T-32/180। सो रिमेंबर दिस आइडेंटिटी, जिससे आपको एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन करने में मदद मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेल्सियस का अक्सर जरूरत पड़ने वाला है, तो उसको तो बराबर से खोपड़ी में फिट कर लिया जाए। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आपको करना है +273। अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो आपको करना है -273। रिमेंबर दिस। टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर, थर्मोमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं जो अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके टेम्परेचर मेजर करके देते हैं। सो अगर थर्मोमीटर प्रेशर मेजर करके टेम्परेचर अपने को अगर देता हो तो उसका नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अगर थर्मोमीटर हमें वॉल्यूम मेजर करके टेम्परेचर मेजर करके देता हो तो उसका नाम है कांस्टेंट प्रेशर और अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर।
अगर थर्मोमीटर रेजिस्टेंस को मेजर करके हमें टेम्परेचर देता हो तो उसका नाम है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। और इनके लिए इक्वेशंस कुछ इस प्रकार है। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल माइनस 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरे वाले में प्रेशर की जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा, तीसरे वाले में प्रेशर की जगह पे रेजिस्टेंस आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। एंड देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द थर्मल एक्सपांशन। थर्मोमेट्री वाले पार्ट में सिर्फ आपको टेम्परेचर स्केल्स के फॉर्मूलाज देखने हैं और टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये जो अलग अलग थर्मोमीटर कैसे टेम्परेचर मेजर करके देते हैं उसके फॉर्मूलाज देखने हैं। रेस्ट एवरीथिंग इज अ थियोरी। Thermal expansion is classified in the three types. Number one, if we are having a wire, a rod, a ring, where the mass is distributed over the length, then we apply the linear expansion. लीनियर एक्सपांशन का मतलब होता है एक्सपांशन इन लेंथ, जिसके लिए तीन फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं। फॉर्मूला नंबर 1, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा। डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ, एल नॉट का मतलब है ओरिजिनल लेंथ, लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड डेल्टा थीटा का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा का नाम है कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। फॉर्मूला नंबर 2, अल्फा is equals to delta L by L naught delta theta। अल्फा का फॉर्मूला है डेल्टा L by L naught delta theta। अल्फा is a coefficient of linear expansion। And the formula number 3 is L is equals to L naught in the bracket 1 plus alpha delta theta, where L is a final length, where L is a length at T डिग्री सेल्सियस। अब जैसे तीन फॉर्मूलाज हमने लीनियर एक्सपांशंस के लिए देखे हैं, वैसे ही तीन फॉर्मूलाज एरियल और सरफेस एक्सपांशन के लिए लगेंगे। जहां पर मास सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेक्टेंगुलर लैमिना, स्क्वायर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना, होलो स्फीयर, होलो सिलेंडर, वहां पर हम लगाएंगे एरियल एक्सपांशन। तो जैसे तीन फॉर्मूलाज हमने लीनियर एक्सपांशंस के लिए बनाए हैं, उसमें एल को हटा करके ए लाने का और तीन नए फॉर्मूलाज एरियल एक्सपांशंस के लिए बन जाएंगे। फॉर्मूला नंबर 1, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा। बीटा is a coefficient of aerial expansion.
फॉर्मूला नंबर 2, A इज इक्वल्स टू A नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, and the formula number 3 is a beta is equals to delta A by A naught delta theta. So far so good everyone, बराबर है। ऐसे ही 3 सेम टू सेम फॉर्मूला वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए भी बनेंगे, जहां पर मास ओवर द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, वहां पे वॉल्यूम एक्सपांशन लगेगा। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड क्यूब, वहां पर वॉल्यूम एक्सपांशन लगेगा। लेंथ will be replaced with a volume, and we get the 3 formulas. Formula number 1, delta V is equals to V naught gamma delta theta, where gamma is a coefficient of volume expansion. Formula number 2, gamma is equals to delta V by V naught delta theta. And the formula number 3, V is equals to V naught in the bracket 1 plus gamma delta theta. अल्फा, बीटा और गामा के बीच में रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना है। बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, गामा is equals to 3 alpha, and the alpha is to beta is to gamma का अगर रेशियो लेंगे, so that ratio is a 1:2:3. This is all about the expansion of solid. Now the expansion of a liquid is a very complex, because when we fill up the liquid in the vessel, और जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो सबसे पहले वेसल गर्म होता है। मीरा और क्लासरूमेट बॉयज, सेकंड बेंच, स्टैंड अप, सिट प्रॉपरली। सबसे पहले वेसल गर्म होता है, वेसल एक्सपांड करता है, और फिर हीट एनर्जी जो है वो लिक्विड को मिलता है, और फिर लिक्विड भी एक्सपांड होता है। सो एक्सपांशन ऑफ लिक्विड इज एसोसिएटेड विद द एक्सपांशन ऑफ अ सॉलिड। मतलब वेसल भी एक्सपांड करेगा और लिक्विड भी एक्सपांड करेगा। इसलिए हमें लिक्विड का एक्सपांशन सॉलिड के रेस्पेक्ट में स्टडी करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं रिलेटिव एक्सपांशन, जिसका दूसरा नाम है अपैरेंट एक्सपांशन। सो ये हमने लिखा है फॉर्मूला लिक्विड के लिए, V इज इक्वल्स टू V नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, सफिक्स L इंडिकेट्स लिक्विड। ये हमने लिखा है सेम टू सेम फॉर्मूला सॉलिड के लिए, सफिक्स S रिप्रेजेंट सॉलिड, और फिर दोनों को सबट्रैक्ट करके हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है VL माइनस VS इज इक्वल्स टू V नॉट इन द ब्रैकेट गामा L माइनस गामा S डेल्टा थीटा। VL माइनस VS का मतलब होता है डेल्टा V अपैरेंट। VL माइनस VS का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू सॉलिड, और गामा L माइनस गामा S को लिखा जाता है गामा अपैरेंट।
Gamma liquid minus gamma solid is a gamma apparent. So this is the formula for the liquid. जब आप सिनॉप्सिस रिवाइज करेंगे तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे 3 केसेस आते हैं, वो 3 केसेस का बराबर से रिवीजन करें. गामा एल ग्रेटर देन गामा एस तो क्या होगा, गामा एल इज इक्वल्स टू गामा एस तो क्या होगा, गामा एल लेस देन गामा एस तो क्या होएगा, किसमें लिक्विड का लेवल बढ़ेगा, किसमें लिक्विड का लेवल घटेगा, किसमें लिक्विड का लेवल सेम रहेगा. ये 3 केसेस को बराबर से रिवाइज करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपांशन ऑफ लिक्विड. अब टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने पे डेंसिटी कम हो जाता है. सो रिलेशनशिप ऑफ अ डेंसिटी विद द टेम्परेचर का फॉर्मूला ध्यान में रखना है. रो इज इक्वल्स टू रो नॉट बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. Rho is a density at a T degree Celsius. Rho naught is a density at a 0 degree Celsius. Gamma is a coefficient of volume expansion and a delta theta is a change in temperature. इसको थोड़ा सा अगर हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट आता है रो इज इक्वल्स टू रो नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा. ये वाला फॉर्मूला तब लगाने का जब हमारे ऑप्शंस बहुत दूर दूर हो. अगर हमारे ऑप्शंस बहुत क्लोज बाय रहेंगे तो एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करने का. Now comes the third and the last part, calorimetry. A device which is used to measure the heat energy is called as a calorimeter. The principle of calorimetry says that heat lost is equals to heat gained. Who will lose the heat? So answer is the body at a high temperature. Who will gain the heat? So answer is body at a low temperature. हीट गेन करने पे या हीट लूज करने पे क्या होएगा? तो आंसर है दो चीजें हो सकती है, आइदर टेम्परेचर चेंज और स्टेट चेंज. स्टेट चेंज कोई भी टेम्परेचर पे नहीं हो सकता है. स्टेट चेंज केवल और केवल दो टेम्परेचर पे होता है. वन इज अ फ्रीजिंग पॉइंट and the second is a boiling point. Freezing point का दूसरा नाम है melting point. Boiling point का दूसरा नाम है condensation point. तो जब बॉडी अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट पे रहेगा, उसको हीट मिलेगा या हीट लूज करेगा तो स्टेट चेंज होएगा. उसके अलावा कोई भी टेम्परेचर पे अगर बॉडी रहेगा, उसको हीट मिलेगा या हीट लूज करेगा तो कंपलसरी उसका टेम्परेचर ही चेंज होएगा. सो सपोज वी आर हैविंग अ सॉलिड, लेट्स से द आइस एट अ 0 डिग्री सेल्सियस. इसको अगर हीट मिलेगा तो व्हाट विल हैपन? तो आंसर है आइस का फ्रीजिंग पॉइंट इज अ 0 डिग्री सेल्सियस. हीट मिलने पे उसका स्टेट चेंज होएगा. द आइस विल बिकम लिक्विड, द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. और जब भी स्टेट चेंज होएगा तो क्यू की जगह पर लिखने का ml, where m is a mass of the body and L is a latent heat.
सफिक्स एफ का मतलब है फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लिक्विड एट अ 0 डिग्री सेल्सियस को और हीट देंगे तो अब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर गर्म होएगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक गर्म ही होता रहेगा। जब भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा तो क्यू की जगह पे लिखने का एम सी डेल्टा थीटा, बोलो अब से। M is the mass of the body, C is a specific heat of the body, and the delta theta is a change in temperature. पानी 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा, उसको और हीट देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, और हीट देने पे द स्टेट विल चेंज, द वाटर विल बिकम वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। और जब भी स्टेट चेंज होएगा तो Q की जगह पे लिखने का ml, m is the mass of the body and L is a latent heat of the body। सफिक्स V का मतलब है latent heat of vaporization। 100 डिग्री पे वेपर आने के बाद और हीट देने पे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, द वाटर वेपर विल बी एट 120, 140, 160, 200, 300 एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड जब भी टेम्परेचर चेंज होता रहेगा तो क्यू की जगह पे लिखने का एम सी डेल्टा थीटा। M is the mass of the body, C is a specific heat of the body, delta theta is a change in temperature. This process is a completely reversible process। अगर वेपर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस से हम हीट ले लेंगे तो वो बनेगा वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और हीट ले लेंगे तो वो बनेगा लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस। वेपर से लिक्विड बनना उसी को कहते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस से और हीट ले लेंगे तो वो बनेगा लिक्विड एट अ टेम्परेचर 90, 80, 70, 60, 50 अप टू 0। और हीट ले लेंगे तो वो वापस से बन जाएगा आइस, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, अ फ्यूजन। सो द एंटायर मैप में आपको दो फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं। फॉर्मूला नंबर 1, जब भी टेम्परेचर चेंज होएगा तो Q की जगह पे एम सी डेल्टा थीटा, जब भी स्टेट चेंज होएगा तो Q की जगह पे ml। और दो फॉर्मूला के साथ साथ 5 वैल्यू आपको याद रखने हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस is 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। Specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius. Specific heat of water vapor is a 0.47 calorie per gram per degree Celsius। सॉल्विंग के लिए इसको भी 0.5 लेके सॉल्व करेंगे। Latent heat of fusion is a 80 calorie per gram, and the latent heat of vaporization is a 540 calorie per gram। दो फॉर्मूला और 5 वैल्यू अगर याद रहेंगे तो कैलोरीमेट्री के सारे सवाल हम जो है सॉल्व कर पाएंगे। एंड दो और टर्मिनोलॉजी कैलोरीमेट्री में अपने को ध्यान में रखने हैं। टर्मिनोलॉजी नंबर 1 इज अ हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है mc, where m is the mass of the body and c is a specific heat of the body। एंड दूसरा फॉर्मूला है वाटर इक्विवेलेंट, एंड वाटर इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला होता है mc, where m is a mass of the body and c is a specific heat of the body। That is all about
the thermometry, calorimetry, and thermal expansion.